नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम महिरवार आप सभी का फिर से जीनियस मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपने चल रही थी एनसीईआरटी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और कल अपन ने 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। अब उसके आगे अपन पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले संख्या पद्धति में हमने प्राकृत संख्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, फिर हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। चलिए मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं आपको। प्राकृत संख्याएं क्या थी? जो 1 से प्रारंभ हो रही थी और अनंत तक चलती है। फिर इन प्राकृत संख्याओं में हमने 0 और मिला लिया, तो ये सारी क्या होगी? पूर्ण संख्या हो गई। फिर इनमें हमने इन्हीं पूर्ण संख्याओं में क्या मिला लिया? ऋणात्मक संख्याएं भी मिला ली, तो ये क्या बन गई? पूर्णांक संख्याएं बन गई। फिर हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या पढ़ा था हमने? कि ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी गई हो, जहां पर ये p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? p q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। साथ ही q का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो परिमेय संख्या जो हमने पढ़ी p और q मतलब भिन्न के रूप में, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सके। बटा को हम क्या बोल सकते हैं? बटा को अनुपात भी बोलते हैं, मतलब p और q का अनुपात। ठीक है, तो p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांकों का अनुपात। ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि आपके माइंड में प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर, अगर कोई संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं हो या फिर p बटा q के रूप में तो है, लेकिन q की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो क्या संख्या रेखा पर ऐसी भी संख्याएं मौजूद होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे और ऐसी संख्याओं को हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को हम बोल रहे थे रेशनल नंबर, तो अपरिमेय संख्याओं को हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स। इनको आप सीधा सा याद रख लो कि किस किस तरह की होती है, क्योंकि ज्यादा डिटेल से आपके 9th क्लास के कोर्स में है नहीं। तो आपको इतना सा याद रखना है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, या फिर जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए इनके उदाहरण, देखिए कौन कौन से होंगे इनके उदाहरण। जैसे देखिए √2, √3, √5, √6, इस तरह से। ठीक है। एक स्पेशल संख्या और होती है, इस तरह से लिख बनती है। क्या है ये? पाई। क्या है ये? पाई। ठीक है। और जैसे कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि 0.101010, इस तरह से कोई संख्या आती है। जब अपन भाग लगाते हैं ना, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगाते हैं, तो वो खत्म ही नहीं होती, वो संख्याएं बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती। तो ऐसी संख्या को भी हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब किसी विद्यार्थी के माइंड में आ रहा होगा कि सर, आपने √2 लिखा, √3 लिखा, √5 लिखा, √6 लिखा, तो √4, √4 क्यों नहीं लिखा? तो मैं बताता हूँ आपको। ये
कि यहाँ जो √4 आना चाहिए था वो √4 क्यों नहीं लिखा। देखिए √4 क्या होता है, √4 की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है, बिल्कुल। तो जब √4 की वैल्यू 2 हो गई तो 2 तो क्या बन गया, प्राकृत बन गया, पूर्ण बन गया, पूर्णांक बन गया, और परिमेय तो है ही सही। क्यों, क्योंकि 2 के बटा में हमेशा 1 रहता है, 2 के बटा में हमेशा 1 है। ये बन गया ना p/q, बिल्कुल बन गया। और p और q की वैल्यू देखो पूर्णांकों में से ही है, q की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब √4 2 होता है, इसलिए √4 अपरिमेय संख्याओं की गिनती में नहीं आता है। तो चलिए सोच के बताइए कि अब √6 के बाद में √7, √8, √9 इन संख्याओं में ऐसी और कौन सी संख्या आएगी जो अपरिमेय नहीं बनेगी। सोचो, सोच के और कमेंट में लिखना। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल इसी क्लास में बताऊंगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ी, उससे पहले हम बुक के 2 उदाहरण पढ़ चुके हैं, और अब उदाहरण 3 हमारे सामने है। देखिए उदाहरण 3 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का मान आपको निर्धारण करना है। संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारण करना। तो देखिए क्या मतलब हुआ, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि जैसे समझिए ये अपनी संख्या रेखा है। अब हम ये तो जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह से संख्या रेखा पर ये संख्याएं मौजूद है। 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि √2 कहाँ आएगा। तो इसी का ही निर्धारण करना है। तो बताइए कैसे करेंगे, समझिए ध्यान से। √2 देखिए 1, 2, 3 और 4 मैंने 4 प्राकृत संख्याएं ली है। देखिए √1, √2, √3, मैंने क्या किया, चारों पे √ लगा दिया। तो देखिए 1 का √ कितना हुआ, 1 ही होता है। 4 का √ कितना हुआ, 4 का 2 होता है। तो अब देखिए आप आइडिया लगाइए कि 1 का √ 1 और 4 का √ 2, यानी कि अब ये जो संख्याएं बच रही √2 और √3, ये दोनों संख्याएं कहाँ आएंगी, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आने वाली है। 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आने वाली है। यानी कि देखिए हम बात कर रहे हैं √2 की, तो √2 कहाँ है, 1 से थोड़ा आगे है और 2 से पहले, यानी कि 1 से आगे इधर और 2 से पहले इधर, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं आएगी। देखिए कैसे पता करेंगे अपन। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक वर्ग की। स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो, वर्ग हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। ज्यामिति गणित में कि एक ऐसी आकृति, कैसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो और चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, तथा उसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। इसका क्या नाम है, वर्ग, या फिर इसको स्क्वायर भी बोलते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, एक चतुर्भुज है, टेट्रागोनल है, जिसमें 4 साइड है और एवरी एंगल इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का समकोण है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। ऐसा ही वर्ग हमें लेना है जिसकी भुजा कितनी हो, 1 हो। कितनी हो, 1 इकाई। भुजा कितनी हो, 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है।
हमारी संख्या रेखा जिस इकाई की है, अगर ये सेंटीमीटर की है तो ये हम सेंटीमीटर में ले लेंगे, और हमारी संख्या रेखा मीटर में है तो हम इसको भी मीटर में ले लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इकाई लिख दी, क्योंकि इकाई कुछ भी हो सकती है, जो इसमें है वही इसमें है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, एक इकाई भुजा वाला एक वर्ग ले रहे हैं, और उस वर्ग को क्या किया हमने, यहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया अपन ने, देखिए हमने एक इकाई वर्ग वाला, सॉरी एक इकाई भुजा वाला क्या लिया, वर्ग लिया, और उस वर्ग को हमने कहाँ रख दिया, संख्या रेखा पे रख दिया। ठीक है, अब देखिए आपने पिछली क्लास में 8th क्लास में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। कौन सी प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या पढ़ा होगा, ध्यान से समझना। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर आपके पास इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का है, तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा, जो 90 डिग्री का कोण जो समकोण बना रही है, उस समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं, एक तो ये वाली भुजा, तो इन दोनों का क्या नाम होता है, एक भुजा का नाम लंब होता है और एक भुजा का नाम आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और जो 90 डिग्री का जो समकोण है, उस समकोण के सामने जो भुजा, जैसे ये समकोण बन रहा है तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये, तो समकोण के सामने वाली भुजा होती है जिसका नाम होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ठीक है, और कर्ण जो है वो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखना। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या प्रमेय दी, पाइथागोरस ने ऐसा बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है ना, उस कर्ण का वर्ग, जो कर्ण भुजा है ना, उस भुजा का वर्ग मतलब उस भुजा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब उस भुजा को उसी से गुणा करेंगे, तो किसके बराबर आएगा, कि बाकी जो दूसरी भुजाएं दोनों, बाकी जो दोनों भुजाएं हैं, जब दोनों को भी अपन वर्ग करेंगे, दोनों को भी क्या करेंगे, लंब का भी वर्ग करेंगे और आधार का भी वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, जो लंब वाली भुजा है उसका भी वर्ग कर दो और आधार का भी वर्ग कर दो, और फिर क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे इस त्रिभुज में सॉरी अभी तो उसमें त्रिभुज बनाया नहीं अपन ने, इसी त्रिभुज में जैसे लंब मान लो 1 सेंटीमीटर है और आधार आपका, चलिए इसको मान लीजिए आप 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो लंब कितना है, 3, तो 3 का क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे, तो मतलब 3 का वर्ग कर देंगे। फिर आधार कितना है, 4 है, तो आधार की जगह 4 लिख के 4 का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। 9 और 16 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, कर्ण का वर्ग आ रहा है, यानी कि कर्ण जो अपनी भुजा होगी उसका वर्ग आएगा। 25 आ रहा है तो 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब हमारी जो कर्ण भुजा है ना, इससे हम पता कर लेंगे कि ये कर्ण भुजा कितनी है, ये 5 है, तभी तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो ये है अपनी पाइथागोरस प्रमेय, इसको हमने 8th क्लास में पढ़ा था। तो इसी को इसमें हम क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो कैसे काम में लेंगे, देखिए ये हमारा एक भुजा वाला, एक इकाई भुजा वाला क्या है, वर्ग है, और हमने क्या किया, इस पर एक, इसका हमने एक विकर्ण बना लिया। क्या बना लिया, एक विकर्ण बना लिया। तो देखिए यहाँ पे, यहां से ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, जिसमें यहाँ समकोण बना हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक, तो जब ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री के कोण को बनाने वाली एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, तो इस वाली भुजा को हम लंब नाम दे सकते हैं और इस वाली भुजा को हम आधार नाम दे सकते हैं।
ध्यान देना, ये दोनों भुजाएं आपस में बदल भी सकती है, ये वाली आधार हो सकती है, ये वाली लंब हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी इतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं, ये आगे की क्लास में आएगा, 10th में आएगा, इसलिए अभी हम इसको यही नाम रख लेते हैं। हो सकता है ये लंब हो या ये आधार हो, लेकिन दोनों ही रहेगी। ये वाली भुजा फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा ही कर्ण होती है और वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिया था, एक भुजा वाला एक वर्ग लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो भुजा है इसका भी मान कितना है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक जो भुजा इसका मान भी कितना है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आधार कितना है, 1, और लंब कितना है, 1, दोनों ही 1 1, ठीक है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों से देखिए इसका मान अगर अपन निकालते हैं कर्ण का मान, तो देखिए इसी में अपन अप्लाई करेंगे, लंब की जगह यहाँ 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1, और आधार 1 रखेंगे, 1 का वर्ग भी 1, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे √2 का मान आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा एक बार और पूरा समझा दूं आपको कि ये कैसे आएगा। देखिए तो इसको सोल्व करके हमने निकाला था तो 25 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ण का जो वर्ग है उस कर्ण के वर्ग का मान कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो अगर हमें कर्ण निकालना है, केवल कर्ण निकालना है, तो देखिए केवल जब कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी तो केवल कर्ण क्या होगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि कर्ण के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर वर्ग लगा हुआ है। तो जब वर्ग हटेगा तो इधर वाली जो संख्या है 25, 25 के ऊपर क्या लगता है, √ लगता है। फिर 25 का जब हम √ निकालते हैं तो 5 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ अपन कि हमारी ये वाली भुजा 1 है और ये वाली भुजा 1 है, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे। स्पेस की दिक्कत आ गई, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए मैं वापस से वही चीज लिख रहा हूँ कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रही थी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और फिर उसमें हम जोड़ते हैं आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लंब कितना है, लंब 1 है, तो हमने लंब लिख दिया 1 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना है, आधार है 1 का स्क्वायर। तो लंब का मान अपन ने 1 का वर्ग कर दिया, आधार का मान 1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वर्ग 1, और इधर भी 1 का वर्ग 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना बन गया, 2 बन गया, 1 + 1 कितना बन गया, 2 बन गया। तो देखिए कर्ण का वर्ग है और कितना आ रहा है, 2। जैसे यहाँ आया था ना कर्ण का वर्ग कितना है, 25, तो फिर जैसे हमने कर्ण निकाला तो कर्ण कितना हो गया, 25 पे √ लगा दिया। तो यहाँ से आगे का मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए क्या बनेगा, जब यहाँ से हम कर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब इधर वाली पार्टी का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा, 2 पे क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो कर्ण है इसका मान कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक है। तो बस √2 हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन संख्या रेखा पे हमें √2 निकालना था, तो संख्या रेखा पे नहीं आया, हमें तो इस से लेकर यहाँ तक, इस 0 से लेकर इस विकर्ण तक की जो भुजा है ये लंबाई है, इसका मान प्राप्त हुआ √2। तो इसी से हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए, सोचिए कि सर ऐसा करेंगे, यहाँ स्केल रखेंगे, यहाँ जितना आएगा उसी को यहाँ रख देंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में स्केल का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या काम में लेते हैं, हमारा जिस तरह का वो एपरेटस होता है, क्या नाम, प्रकार, जिसमें पेंसिल लगाई, क्या करेंगे, उसकी नोक को यहाँ रखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पेंसिल है और ऐसे वो है, पेंसिल यहाँ आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही इसको जैसे यहाँ से डॉट डॉट घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ कट करेगा, ठीक है। सपोज करिए ऐसे, ऐसे ये पेंसिल लग रही, ठीक है, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा,
यहाँ के काटेगा, कहाँ काटेगा, यहाँ पे काटेगा। तो ये जो बिंदु आया, इस जगह पे कौन सी संख्या है हमारी, यहाँ पे है √2। आ गया समझ में? देखिए वापस से समझाता हूँ। हमें संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारण करना था। हमने संख्या रेखा बनाई, 0 1 2 3 ऐसे लिया। फिर हमने क्या किया, 0 और 1 के ऊपर हमने 1 इकाई वाला वर्ग रखा। ठीक है, सॉरी लाइट चली गई। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने 1 इकाई वर्ग यहाँ रखा, उसकी ये वाली भुजा आधार हो गई, ये लंब हो गई। आधार यहाँ से यहाँ तक 1 और लंब का मान भी 1। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर, प्लस के बराबर। तो लंब में 1 रखा, 1 का वर्ग 1 हो गया। आधार में 1 रखा, 1 का वर्ग 1 हो गया। 1 + 1 कितना बन गया, 2। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर लगेगा। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, √2, क्योंकि कर्ण का वर्ग हटा तो 2 के ऊपर अंडर लग गया। तो कर्ण का मान कितना आ गया, √2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ कर्ण कौन सा, ये वाला है। तो 0 से लेकर यहाँ तक का जो कर्ण है, इसका मान 2 √2 हो गया। फिर हमने प्रकार की मदद से यहाँ प्रकार रखा और ऐसे प्रकार को घुमा के यहाँ चाप काट लिया। तो यहाँ जो चाप कटेगा तो इस बिंदु पे कौन सी संख्या आ जाएगी, √2, इस बिंदु पे। तो यहाँ देखिए हमने पहले यही पढ़ा था कि 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो देखिए 1 और 2 के बीच में आया ना, यहाँ पे, यहाँ आ रहा है। तो ये संख्या होगी हमारी √2। तो इस क्लास को आज अपन यहीं समाप्त करते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र जितने भी हैं उन सभी को इस क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू।